कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी हैं जिनका नाम है राम नरेश, जो कि बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में युवाओं की आवाज़ बनते जा रहे हैं। राम नरेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश युवा समता मंच के को कन्वीनर हैं और अपने ही गांव में निम लाइब्रेरी की बात हो या फिर युवाओं के साथ संवैधानिक मूल्यों की बात हो, दिन रात युवाओं के साथ बात करते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया था, संविधान में क्या मिला था, संविधान में कौन कौन से मूल्य का अधिकार है, हम क्या जानते हैं, युवा क्या कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के राम नरेश अपने ज़िले में अलग अलग क्षेत्र में युवाओं के साथ लगातार काम करते हैं। आज युवा दस्तक पे हमारे साथ राम नरेश हैं। हम जानेंगे कि राम नरेश किस प्रेरणा के साथ इस सफ़र को शुरू किया है, क्यों उन्होंने के दिमाग में ये आया कि हमें बाबा साहब के मिशन और संवैधानिक मूल्यों को लेकर के काम करना है। उस मिशन की बात जिसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले कह गए थे, एजुकेट एजुटेट देन ऑर्गेनाइज। आज राम नरेश बच्चों को शिक्षित करने की बात हो या फिर लाइब्रेरी के माध्यम से उनको बुक मुहैया कराना हो, ये काम राम नरेश अपने ज़िले में शुरुआत कर चुके हैं और आज तमाम युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है और आज युवा दस्तक के मंच पर राम नरेश हैं। मैं राम नरेश से जानना चाहूँगा कि उनका ये सफ़र कैसा रहा, क्यों उन्होंने ये शुरुआत किया और प्रेरणा कहाँ से मिली, आखिर करना क्या चाहते हैं। क्योंकि युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को इस प्लेटफार्म के माध्यम से बुलंद करता है ताकि तमाम युवा साथी एक दूसरे से सीख लेते हुए इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। खास तौर से संवैधानिक मूल्यों को जीने वाले युवा जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, उनकी स्टोरी, उनकी कहानी से एक दूसरे युवा सीख ले सकें, तो सामूहिक तौर से इस देश में संवैधानिक मूल्यों की आवाज़ बुलंद कर सकें। तो अपने ज़िले में संवैधानिक मूल्यों की आवाज़ युवाओं के माध्यम से बुलंद करने वाले राम नरेश जी का स्वागत है। राम नरेश जी, अपना परिचय बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम राम नरेश है और मैं यूपी बुंदेलखंड जिला ललितपुर के एक छोटे से गांव ग्राम महकवा से बिलोंग करता हूं। मैं अपने समुदाय में काम करता हूं और साथ ही साथ मैं पढ़ता भी हूं। अपने ग्रेजुएशन में बीए सेकेंड ईयर चल रही है मेरी और बाकी की ग्रेजुएशन मैं यहीं ललितपुर से पूरी कर चुका हूं 12th तक का। और साथ ही साथ जो सोशल वर्किंग है उसमें भी मैं काम करता हूं। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन है यूथ इक्विटी फोरम उत्तर प्रदेश युवा समता मंच, जिसमें हम सह संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। तो राम नरेश जी, आपने एक शुरुआत कैसे की और आपने नाम लिया उत्तर प्रदेश युवा समता मंच। तो उत्तर प्रदेश युवा समता मंच क्या है जिसके साथ आप जुड़े हैं, क्या काम करता है, और बहुत सारे युवा साथियों को नहीं पता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि युवा समता मंच क्या है, क्या काम करता है और कैसे उससे लोग जुड़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश युवा समता मंच की, तो आप सब जानते हैं कि आज के समय में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो समुदाय की प्रॉब्लम्स हो, खासतौर से जो दलित कम्युनिटी से आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, उन सब के हितों के अधिकारों के लिए काम करने के लिए उनके राइट्स, उनकी ज़रूरतों और समता का अधिकार के लिए ज़रूरत के हिसाब से जिसे जिस चीज़ की प्राप्ति हो उसे समता कहते हैं। इन सब को लेकर के हम काम करते हैं, तो इसी के लिए उत्तर प्रदेश युवा समता मंच काम करता है। ये पूरे यूपी के लगभग 18 जिलों में काम करता है। 18 जिलों से और ऑल ओवर यूपी से हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे लड़कों का, ऐसे युवाओं का, ऐसे लड़कियों का चयन किया जाए जो अपने समुदाय में कुछ करना चाहते हैं। समुदाय में हो रहे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, छुआछूत, अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर, संविधान के मूल्यों को लेकर, बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जिन पर वो काम करना चाहते हैं और खुद भी अपना कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए काम करना चाहते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को पहले सेलेक्ट करते हैं, उन्हें देखते हैं कि हाँ, ये बच्चा दिस पर्सन इज एबल टू जॉइन अस, तो हम लोग उसे ज्वाइन करते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ सेल्फ टू सोसाइटी की ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि आपको खुद का विकास कैसे करना है और साथ ही साथ अपने समुदाय में काम कैसे करना है। क्योंकि अगर आप जब तक खुद अवेयर नहीं होंगे, खुद जागरूक नहीं होंगे, आपको खुद पता नहीं होगा कि हमारा संविधान क्या है, संविधान में हमारा क्या हिस्सा है, हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे क्या मूल्य हैं, तब तक फिर आप कैसे दूसरे को कह पाएंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये करिए, आपको ये करने का अधिकार नहीं है, मेरा ये अधिकार है, आप इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले उनको जागरूक किया जाए, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए और जो बच्चे अपने
स्कूली शिक्षा से, अपनी कॉलेज की शिक्षा से ड्रॉप आउट हैं, कोशिश करते हैं कि उनको भी शिक्षा की धारा में लाया जाए, उन्हें भी देश के लिए कुछ करने के लिए, अपने समुदाय के लिए और खुद के लिए करने के लिए उनको काबिल बनाया जाए। तो रामनरेश बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश युवा समता मंच खास तौर से सेल्फ टू सोसाइटी, स्वयं से समाज निर्माण की प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया युवाओं के माध्यम से वो करते हैं। युवा दस्तक संवैधानिक मूल्यों की बात करता है और आज युवा दस्तक पर रामनरेश भी उसी संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं कि कैसे समता के मूल्य को लेकर के युवाओं के बीच में जाकर के उनके साथ काम करने की ज़रूरत है और किस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ पे शुरुआत किया है। रामनरेश जी, संविधान क्या मायने रखता है आपकी ज़िंदगी में और कैसे आप इससे प्रेरणा लेते हैं? देखिए सर, आज से 75 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके पहले भारत में संविधान नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों से पहले चले आ रहे मनुवादी मनुस्मृति का राज था। उसके बाद जब संविधान बना तो हर लोग समान हो गया, एवरी पर्सन इज इक्वल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हर एक ज़िंदगी में, हर एक व्यक्ति की लाइफ में संविधान हर एक मायने रखता है। जैसे कहा जाए कि आज मुकेश अंबानी भारत का और पूरी दुनिया में 10वें नंबर का करोड़पति आदमी है, पैसे में स्थान है। लेकिन अगर बात की जाए संविधान की, तो संविधान में वो जिसके पास 10 रुपये है और उसके पास 10 हज़ारों की करोड़ों की संपत्ति है, वो भी एक समान है, दोनों एक जैसे हैं। इसीलिए हर एक ज़िंदगी में, हर एक लाइफ में, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में संविधान मायने रखता है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में संविधान मायने रखता है और वो सबसे ज़्यादा युवा जो आज भटकता नज़र आता है, जिसकी बात रामनरेश कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो संवैधानिक मूल्यों को समझे, क्योंकि संविधान को लागू हुए 70 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है। लेकिन अभी भी अगर हम संवैधानिक मूल्य नहीं समझे तो फिर हम कैसे इस पर बात करेंगे। लेकिन रामनरेश जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे इसकी शुरुआत किया, खास तौर से आपने अपने गांव में जो लाइब्रेरी शुरू किया है, डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय बनाया है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों आपने शुरू किया और उससे युवा कैसे जुड़ते हैं? देखिए सर, कोई भी व्यक्ति काम जब करता है, जब उसे कुछ लगने लगता है कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ियाँ और हमारे लोग, हमारे युवा, हमारे साथी सब पीछे चले जाएंगे, हमारा समुदाय पीछे चला जाएगा, हमारे लोग पीछे चले जाएंगे। इन सब को देखा जब शुरुआत से मैं बिलोंग करता हूँ दलित कम्युनिटी से, तो देखा कि बहुत सारा भेदभाव है, बहुत सारी छुआछूत है, आप कहीं आ जा नहीं सकते हैं। अगर किसी बड़े मोहल्ले में जाते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मणों का मोहल्ला है या किसी का मोहल्ला है, तो उसमें जाते हैं तो आपके साथ भेदभाव होता है। और मान लो आप कहीं स्कूल में भी जाते हैं, तब स्कूलों में भी आपके साथ कई जगह भेदभाव होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैंने अपने खुद से फेस किया है, अपने गांव में फेस किया है। उसके बाद जब मैं यहाँ पढ़ने आया ललितपुर, तो ललितपुर एक थोड़ा शहर टाइप में है, थोड़ा सिटी में है, तो इसमें भी तो मैंने देखा कि स्कूल में भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। बच्चों के बीच में अलग से है, और इवन यहाँ तक कि जो एजुकेशन के टीचर्स हैं, वो उनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। वो खुद अपने मेंटेलिटी में ये सब चीज़ें रखते हैं। तो लगा कि नहीं यार, ये मेरे लिए तो खराब है ही, उसके साथ साथ मेरे सब लोगों के लिए भी खराब है। तो फिर मैंने समुदाय में काम करना शुरू किया, अपने साथ युवाओं को लेकर के उनके साथ काम करना शुरू किया, उनकी पढ़ाई को लेकर के कि हम लोग साथ में पढ़ते हैं, बैठते हैं और अपने समुदाय को समझते हैं, खुद को समझते हैं, फिर जाकर के अपनी सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। फिर हम अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो आपने लाइब्रेरी की शुरुआत कैसे की, कहाँ से बुक्स आए, कैसे किया आपने, शुरुआत कैसे हुई इसकी? इसी के चलते कि देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट थे हमारे, खुद के साथी थे जिनके पास किताबें नहीं थी। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना, ऐसा तो है नहीं कि हमें किताबें मिलेंगी नहीं, अभी भी हमारे समुदाय में ऐसे कई सारे लोग हैं जो काम करते हैं सोशल वर्किंग का, वो सब हेल्प करने के लिए ही तो है। अगर हम लोग ही नहीं सोचेंगे कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग अपने ही गाँव में अपने छात्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने युवाओं के लिए लाइब्रेरी का ओपन करते हैं, लाइब्रेरी खोलते हैं, अम्बेडकर पुस्तकालय। तो हम लोगों ने इसके लिए बुक कलेक्शन ड्राइव चलाया। बुक कलेक्शन ड्राइव में जिनके पास भी किताबें थी, जो पढ़ते नहीं थे, उनके पास रखी रहती थी, धूल चढ़ जाती थी, तो हम लोगों ने उनसे ये वो सब किताबें लेना शुरू किया, मांगना शुरू किया। घर घर जा कर के हमने बुक कलेक्शन ड्राइव चलाया कि आपके पास जो किताबें रखी हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, वो हमें दे दीजिए, ताकि हम ऐसे बच्चों को दे सकें जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, जो तरस जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा करके हम लोगों ने कुछ किताबें कलेक्ट की, अपने गांव में ये कलेक्शन चलाया, और इसके बाद गांव के कस्बे में और इवन यहाँ तक कि सिटी में भी चलाया है।
तो अभी कितनी किताबें होंगी और वहाँ पे कैसे संचालन होता है? जा कर के फिर हम लोगों ने 500 से 700 तक तकरीबन संख्या में हम लोगों ने किताबें कलेक्ट कर चुके हैं और एक जगह एक व्यवस्थित रूप से रख दी गई हैं ताकि सब लोग आएँ और उन्हें उठा कर के पढ़ें। तो रामनरेश जी, बहुत बड़ी शुरुआत आपने किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी इसकी बात करते थे कि किस तरीके से हमें शिक्षा की ओर आगे बढ़ना है। इसीलिए उन्होंने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का कॉन्सेप्ट दिया और लोग आज उसको फॉलो करते हैं, और आपने युवाओं के साथ इसकी शुरुआत किया। जब एक दलित युवा इस तरीके का काम करता है तो उसको बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो आपको अपने अब तक के सफ़र में किस तरीके की चुनौतियाँ आई, किस तरीके के चैलेंज आते हैं जिनको से आपको जूझना पड़ता है? देखिए सर, चैलेंजेस की बात करूँ तो चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन जब बीच में कोई एक मार्गदर्शक हो जाए, एक गाइडर हो जाए, तो अच्छा होता है, हमें काम करने में सहूलियत हो जाती है, थोड़ा आसान हो जाता है। इसी बीच में हमारा जो फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ इक्विटी फोरम उत्तर प्रदेश युवा समता मंच, ये काम करता है बाबा साहब के सिद्धांतों पर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जिनके सिद्धांत थे कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, तो हम लोग इसी पर काम करते हैं। इसी को लेकर के कि हम अपनी समस्याओं को तो देख ही रहे हैं कि क्या है, क्या नहीं है, हमारे साथ क्या भेदभाव हो रहा है, हमें क्या अधिकार हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इन सब को लेकर के हमने अपने युवाओं को समझाना शुरू किया और उनके साथ काम करना शुरू किया। इसमें उत्तर प्रदेश युवा समता मंच का जो सहयोग है, जो योगदान है, वो भी माननीय है, अहम है, क्योंकि अगर कोई चीज़ की कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है तो एक तो खुद से मिलती है, दूसरी समुदाय से मिलती है जो आपके साथ काम हुआ है, तीसरा जो अगर हम काम कर रहे हैं उसको कोई अगर आपको हेल्प करे कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट, तो तब भी रिकॉग्निशन मिले, आपको हाँ। प्रोत्साहन मिले। तो रामनरेश जी, एक चीज़ और बताइए कि जब आप युवाओं के साथ काम करते हैं तो खासतौर से इस क्षेत्र के युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, आप देखते हैं कि युवा कहाँ भटक रहा है? देखिए, आज का युवा भी कहें, आज के युवा की बात करें तो कई सारे जैसे पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका। कई सारी पार्टियां कहती हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपको ये करते हैं, वो करते हैं, आप हमारे साथ प्रचार में चलिए, तो वो चले जाते हैं, नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो अपनी मेंटलिटी नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। जब तक वो खुद अपनी सोच नहीं उनके पास तर्क करने की क्षमता रह नहीं गई है। अधिकांश युवा मोबाइल का आदी है, सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है उसकी, और राजनीतिक दल उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हम आपको थोड़ा थोड़ा क्या बिल्कुल कम सम्मान देते हैं, उनको लगता है कि हमें बहुत सम्मान दे रहे हैं, कहीं एक दो मंच पर अगर उन्होंने सम्मानित कर भी दिया तो वो उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, नारे गाएंगे, झंडा लगाएंगे। और दूसरी चीज़, एजुकेशन में चलें तो कई सारे युवा ऐसे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ भी भेदभाव होता है, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। ओके। तो कितने बच्चे होंगे जो स्कॉलरशिप की वजह से क्या होता है, स्कूल छोड़ देते हैं, पलायन करके चले जाते हैं, या फिर कुछ और काम धंधे में लग जाते हैं, क्या दिखते हैं? देखिए सर, स्कॉलर बेस पर बहुत से स्टूडेंट आज के समय में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले अधिकांश स्टूडेंट अपने स्कॉलर बेस पर पढ़ाई करते हैं, और ऐसे में अगर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, किसी वजह से रुक जाती है, तो वो अपनी स्टडी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है फाइनेंशियल की, उसे लेकर के वो तैयारी करें, कहीं से उन्हें अगर पैसा मिले या फिर उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिले, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, बट उनके पास ऐसा नहीं होता है, दे हैव नो ऑप्शंस फॉर आवर स्टडी। यस। बहुत प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं रामनरेश जी, कि किस तरीके के चैलेंज युवाओं के सामने आते हैं। रामनरेश जी, आपका ड्रीम क्या है? आप जो इतना काम कर रहे हैं, युवा समता मंच के साथ जुड़े हैं, लाइब्रेरी शुरू किया है, तमाम युवाओं को संगठित कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? आगे आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, सपना क्या है? देखिए सर, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में कहें तो जनता का शासन है, लेकिन कहने के लिए जनता का शासन है, क्योंकि जनता खुद नहीं जानती कि हमारा शासन क्या है। जनता तो आपका सपना क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं? मेरा सपना ये है कि मैं फ़िलहाल मैं ग्रेजुएशन बीए सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। बीए सेकेंड ईयर के साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ साइड में यूपीएससी का, एसएससी का, इन सब का। खासतौर से मेरा फोकस है, की पॉइंट जो है मैं खुद का लक्ष्य बना के चलता हूँ, वो यूपीएससी है। तो यूपीएससी के लिए अप्लाई करूँगा, उसकी तैयारी करके एग्ज़ाम दूंगा, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे पदों पर बैठने की कोशिश करूँगा। इसके बाद में साइड में मैं अपना पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है उसमें रहूँगा, और जब मैं अपना सफ़र ये पूरा कर लूँगा उसके बाद में अगर मन किया तो मैं वो सब छोड़ दूँगा, आईएएस, आईपीएस का ये सब छोड़ दूँगा, कोई बात नहीं है।
और अलग से पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। तो आप बार बार पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? पॉलिटिक्स को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं आप? देखिए सर, पॉलिटिक्स में आप नज़र डालिए तो देखिए कि कम पढ़े लिखे नेता हैं लेकिन बड़े बड़े पदों पर हैं। सीएम की बात करें, पीएम की बात करें, या इतिहास की बात करें तो इतिहास में कई सारे ऐसे गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री रहे हैं जो 10-10 फैल रहे हैं। फिर भी उन्होंने गृह मंत्रालय के और शिक्षा मंत्रालय के पद पर पूरे सिस्टम को हैंडल किया है। तो किसकी वजह से? संविधान की वजह से और पॉलिटिक्स की वजह से, लोकतंत्र की वजह से। और अगर हम इसी में नहीं जाएंगे तो फिर और दूसरा क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं है। ये नौकरियां तो ये सब बात की बात है, लेकिन पहले तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक ताकत, सत्ता जो है वो चाबी है जिससे विकास के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। जी। आप इसको कैसे देखते हैं? बाबा साहब कहते थे कि पॉलिटिक्स इज द की। तो मैं इसी तरह से देखता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी नेता है तो उसके नीचे हर एक आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, कोई भी हो, चाहे विदेश मंत्री का हो, चाहे शिक्षा मंत्री का हो, चाहे गृह मंत्रालय का हो, उसके नीचे सभी डिपार्टमेंट काम करते हैं ना। तो वो सब किसके द्वारा करते हैं? पॉलिटिक्स के द्वारा। इसलिए पॉलिटिक्स करना जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो रामनरेश राजनीतिक दृष्टिकोण को रख रहे थे कि किस तरीके से युवाओं के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर के उस सिद्धांत को जोड़ते हुए वो बात रख रहे हैं कि युवाओं को आज के दौर में पॉलिटिक्स को समझना, जानना जरूरी है, वरना हमारा इस्तेमाल होता रहेगा, जैसा कि रामनरेश ने बताया कि तमाम तरीके की पार्टियां करती हैं। रामनरेश जी। लेकिन सर, इसमें फोकस करने की बात यह है कि मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, हमारे आज जो युवा देख रहे हैं, तो उसमें फोकस की बात यह है कि आप पॉलिटिक्स को अपने दिमाग में रख करके ये मत भूल जाएं कि आपको खुद पढ़ना है। आप खुद पढ़ना छोड़ देंगे, आप पॉलिटिक्स के कार्यों में शामिल हो जाएंगे, तब आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। जी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। मतलब पहले नॉलेज को गेन करना, उसके बाद हाँ, politics करना। पहले आप पढ़िए आराम से, अपना नॉलेज बढ़ाइए। हाँ, होते हैं कि हम लोग टाइम सेट करते हैं अपना, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलिए और साइड में अपना काम करिए, लेकिन उस चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि पहले मुझे नॉलेज लेना है, आफ्टर दैट मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। बढ़िया। तो युवा दस्तक पे आप आज आपको जितने साथी देख रहे हैं, खासतौर से इस देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी अपने क्षणों में, कि यूथ को आपका क्या मैसेज है? देखिए सर, यूथ जो है, भारत एक यूथ प्रधान देश है। भारत में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उनको आपका मैसेज क्या है, संदेश क्या है? उनसे मैं यही करना चाहूँगा कि देखिए, आप पहले तो खुद अवेयर होइए, खुद जागरूक होइए, अपने अधिकारों को समझिए, अपने संविधान में जो आपके अधिकार हैं उनको अच्छे से समझिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। फिर जाकर के आपका जो लक्ष्य है उसके पीछे भागिए। और आप, अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, उसे रखिए। ये नहीं कि आप किसी भी काम में लगे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो समुदाय के कुछ काम हो, जिनसे आप अपने समुदाय को समझिए, जो आपके लोग हैं उनके बारे में समझिए और उनको कैसे आगे ले जाना है। पहले तो यही बात होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम पहले खुद का विकास करें, खुद के बाद परिवार का आता है, परिवार समुदाय का आता है, समुदाय के बाद देश का आता है, राज्य का, ये सब चीज़ें हैं। तो पहले आप युवाओं से ही कहना चाहूँगा कि पहले आप खुद पढ़िए, नॉलेज लीजिए, इसके बाद आप अपने समुदाय कार्य में लग जाइए। तो जो मैसेज दिया रामनरेश ने कि आप खुद को डेवलप कीजिए, नॉलेज लीजिए, फिर समुदाय को मजबूत करने के काम में लग जाइए। निश्चित तौर से रामनरेश जैसे युवाओं को देश में युवाओं की बहुत ज़रूरत है। ऐसे युवा जो अपने गांव में, समुदाय में, सोसाइटी में सेल्फ ट्रू सोसाइटी का मॉडल खड़ा कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों का मॉडल खड़ा कर रहे हैं, युवाओं को एकजुट करते हुए युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में रामनरेश हमारे साथ युवा दस्तक पर आए, उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे उदाहरणों के साथ उन्होंने साझा किया। निश्चित तौर से युवा दस्तक पर जितने सारे युवा साथी रामनरेश को देख रहे हैं वो उससे सीख ले सकते हैं, क्योंकि रामनरेश आज अपने क्षेत्र में एक यूथ आइकॉन बनते जा रहे हैं, जिनसे युवा प्रेरणा लेते हैं और उनका सपना है कि हम इस देश के राजनीतिक सामाजिक हालातों को बदलने के लिए काम करेंगे और वो हालात बदलने का काम वो संवैधानिक मूल्यों से करना चाहते हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों पर करना चाहते हैं। तो युवा दस्तक की उनको बहुत शुभकामनाएं कि वो अपने मिशन में जरूर कामयाब हो। आज की चर्चा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।